हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज मैं आपके लिए खासम खास कुछ प्रश्न लेके आया हूँ जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि बोर्ड में आखिर क्या लिखा हुआ है। जनन स्वास्थ्य, जो बायोलॉजी, खासकर कक्षा 12 बायोलॉजी से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है, वो भी लेसन 3 से, जिसका पार्ट का नाम है जनन स्वास्थ्य। इससे रिलेटिव मैंने कुछ प्रश्न बोर्ड पे लिख रखे हैं और यहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। इस लेसन की मैं बात करूं तो देख लेते हैं मैं एक एक करके इन प्रश्नों को कि आखिर इन प्रश्नों में क्या खास बात है, इन्हें कैसे समझा जा सकता। मेरा लिखाने का कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ आप अपने दिमाग की खिड़कियों को खोल लीजिए, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूं अगर वो परीक्षा में आप लिख के आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। इस लेसन की बात करता हूं तो मैं इससे पहले भी 2 लेसनों के बारे में बता चुका हूं, 1 और 2 के बारे में, मतलब पहले और दूसरे लेसन के बारे में पहले बता चुका हूं। वो भी शॉर्ट में 25-20 मिनट में लेसन खत्म, मतलब समझा दिया आपको। तो इसमें देखते हैं कितना समय लगता है, 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट में लेसन खत्म होगा, कैसे होगा देख लेते हैं। तो सीधे सीधे कर लेते हैं। पहला है जनन स्वास्थ्य। तो जनन स्वास्थ्य हम सीधी कह दें, हमें कैसे लिखना है परीक्षा में। तो जनन स्वास्थ्य को जब भी परीक्षा में लिखते तो हमेशा याद रखना WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन को जोड़ना आपको। इसके माध्यम से आपको उसे बताना है। तो क्या बताओगे, WHO के माध्यम या उसके अनुसार कि जनन स्वास्थ्य उन पहलुओं से जोड़ा गया है जो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, व्यवहारगत रूप से, ठीक है, और व्यवहारगत रूप से ऐसे कई जो शारीरिक से रिलेटिव होते हैं उनमें कुशलता रखते हो तो आपको जनन स्वास्थ्य में रखा गया है। ये WHO का मानना है, WHO का मानना है कि अगर इस प्रकार से आप, मतलब मानसिक टेंशन से दूर रहो, व्यवहारगत में कभी कभी सामाजिक तौर पर कोई टेंशन ना हो। सामाजिक कभी कभी हो जाता है कि हाँ इस प्रकार से समाज में कोई बात होगी, टेंशन हो जाती है, मानसिक टेंशन हो जाती है, पढ़ाई को लेकर टेंशन है, बहुत सारी टेंशनों से मुक्त हो, भाई आपका जनन स्वास्थ्य है। वैसे ही इसे स्वास्थ्य को भी इसी डेफिनेशन के रूप में बताया, लेकिन जनन स्वास्थ्य को में भी यही बोला गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO के माध्यम से ऐसा बताया गया है कि इन पहलुओं में अगर आप परफेक्ट हो, मानसिक तौर की कोई टेंशन ना हो, सामाजिक तौर पे कोई टेंशन ना व्यवहारगत में कोई टेंशन हो, तो इस प्रकार का जब भी आपकी सारी टेंशन से मुक्त हो गए तो वो आपका क्या होगा, जनन स्वास्थ्य होगा। मेरा मतलब ये है कि जो जनन का मतलब आप लोग यही समझ रहे हैं कि जन्म देने की प्रक्रिया होती है, एक शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया। तो अगर इन सब टेंशनों से दूर रहोगे तो ऑटोमेटिक जनन स्वास्थ्य ही होगा। ओके, तो समझ गए मेरी बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन की शुरुआत आखिर कब हुई थी, मैंने लिख भी रखा है। परिवार नियोजन की शुरुआत जब स्टार्ट हुआ था 1991 में हुई थी। तो 1991 हुई थी, तो परिवार नियोजन, तो अगर बात करें 1991 तो इसकी शुरुआत हो गई, लेकिन कई प्रयास किए गए परिवार नियोजन में, लेकिन परिवार नियोजन कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाए, वो पूरी तरह सफलता उन्होंने प्राप्त नहीं की। फिर इसका नाम बदलकर 1977 से 1978 के बीच में इसका नाम बदलकर परिवार कल्याण योजना रख दिया गया, या परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से ये चला। तब कहीं ना कहीं थोड़ी सफलता प्राप्त हुई। तो ये परिवार नियोजन, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो सीमित परिवार रखना ही, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मम्मी पापा और उनके 2 बच्चे, ये सीमित परिवार में आता है, रिकॉर्ड में आता है उनके, मतलब जो सरकार के माध्यम से रिकॉर्ड बनाया गया है, मम्मी पापा और 2 बच्चे, वो सीमित परिवार होता है। और उससे ही हम एकल परिवार बोल सकते हैं। एकल परिवार का मतलब मम्मी पापा और उनके बच्चे, तो ये एकल परिवार होता। अब मिश्रित परिवार क्या होता, मम्मी पापा, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब मिश्रित परिवार होता। तो हम इनकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ परिवार नियोजन की बात करेंगे। परिवार को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन कार्यक्रम 1991 में प्रारंभ हुआ था और उसका नाम बदलकर 1978 में परिवार कल्याण कार्यक्रम को रखा गया। ठीक है, बात कर लेते हैं उल्ब वेधन। ये परीक्षा में बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है इस प्रश्न को अगर आप
सही से समझ लेते हैं और परीक्षा में अगर आ जाता है, मेरे को तो क्या लगता है ये परीक्षा में रिपीट होता है प्रश्न, बार बार रिपीट हो रहा है और कहीं ऐसा ना हो इस बार भी रिपीट हो जाए। तो इससे देख लेते हैं उलवेदन माने होता क्या है। कभी कभी आप देखते होंगे कि जब भी महिला के गर्भाशय में कौन सी संतान है, गर्भाशय में कौन सी संतान है, लड़की है या लड़का है, तो इसका पता लगाने के लिए हम गैर परंपरागत डॉक्टरों के साथ जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टरों से मिलते हैं और उसके गर्भाशय में जो भी चेकअप वगैरह होते हैं और चेकअप होने के बाद हम जब भी लिंग की पहचान कर लेते हैं, मतलब लड़का है या लड़की, यही गलत काम उलवेदन कहलाता है। तो यही मतलब गलत, मेरे हिसाब से गलत काम है। जिसके हिसाब से अच्छा काम होता हो, लड़की हो या लड़का सेम, क्योंकि आजकल सब बराबर हैं, जॉब सबको मिल रही है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। ये जरूरी नहीं कि लड़का ही करके खिलाए लड़की भी करके खिलाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम गैर परंपरागत के तौर पर अपने गर्भाशय में लिंग की जांच करवाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उलवेदन कहेंगे। बात समझ में आ गई? ये मेरी देसी भाषा में समझ लो, एग्जाम में बहुत काम आने वाले है, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में जो पढ़ के गए वो मॉडल से वो भूल जाओ, लेकिन यहाँ से आप नहीं भूलोगे, क्योंकि मैं आपको देसी भाषा में अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं जनसंख्या विस्फोट, कारण और नियंत्रण। तो जनसंख्या विस्फोट की पहले बात कर लेते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब यही होता है कि प्रति सेकंड में, मतलब जो समय चल रहा है उसमें प्रति दर के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या लगातार बढ़ना ही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट। आज अगर मैं बात करूं भारत में कि जनसंख्या 1971 की बात करें तो 1 अरब की, अगर 2011 की बात कर लें तो 7 अरब, ये रिकॉर्ड है। 2011 का ही रिकॉर्ड है मेरे पास, क्योंकि 2023 से 22 का रिकॉर्ड किताबों में नहीं दिया गया है, तो मैं अपने अंदाज से भी झूठ नहीं बोल सकता, जबकि रिकॉर्ड करीबन एक 170 करोड़ के आसपास होनी चाहिए, या 160 करोड़ के आसपास जनसंख्या, यही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ 2011 का, और लिखित वाला ही रिकॉर्ड हमें किताबों में लिखना था। 2011 का रिकॉर्ड 7 अरब से अधिक माना गया है, ठीक है। तो अब इधर देख लेते हैं। हाँ, अभी तो इसके बारे में बताना। तो बढ़ती हुई जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, प्रति दर मिनट बढ़ती हुई जनसंख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट। बात कर लेते हैं कारण, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों विस्फोट, मतलब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, विस्फोट क्यों हो रहा है जनसंख्या का। तो मैं ये कहूँगा सबसे पहला पॉइंट मेरा ये रहेगा, क्योंकि हम लोग आज भारत में भी ऐसे कई पिछड़े क्षेत्र हैं जो अशिक्षित हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या करने से, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करने से क्या नुकसान हो सकता है। कम से कम प्रॉपर्टी पड़ेगी, खाने पीने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे उसको ये नहीं, उससे सिर्फ बच्चे पैदा करने में मतलब होता है। अगर दूसरी बात करेंगे, आजकल स्वास्थ्य विभाग ने काफ़ी तरक्की की है, तो मृत्यु दर में भी कमी आई है। मृत्यु दर में कमी आई है, तो स्वास्थ्य विभाग ने तरक्की की है, जिससे जो मृत्यु हो रही थी बीमारियों से ग्रसित से, मतलब बीमारी जो मतलब कई लोग बीमार से मर जाते थे, आज वो अच्छी स्वास्थ्य की होने की वजह, मतलब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी होने की वजह से वो आज दवाएं लेकर मतलब जिंदा है। जो पहले कई बीमारियों से मर जाते थे, वो उन बीमारियों से लड़कर जिंदा रहते हैं आज, ठीक है। तो मेरा मतलब ये भी तुम पॉइंट बता सकते हो, मृत्यु दर में कमी। फिर आप बता सकते हैं गर्भाशय में शिशु मृत्यु दर में कमी। पहले गर्भाशय में अगर किसी का लड़की गर्भाशय में, तो उसे गर्भाशय में मरवा दिया जाता था, लेकिन अब कानून के माध्यम से इतनी सख्ती कर दी कि अगर गर्भाशय में लड़की है तो उसे जन्म दिया जाएगा। अगर ऐसा करने वाला कोई भी अपराध करता है तो सख्त के सख्त सजा दी जाएगी, मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से कारण बहुत हो सकते हैं, और ये कारण आपको पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग टू हेडिंग बताना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नियंत्रण, आखिर इसका नियंत्रण क्या है। तो नियंत्रण ये सबसे पहले नियंत्रण में जिसमें आप बताएंगे, पहले पॉइंट यही पकड़ लेना, शिक्षा प्रति व्यक्ति को होनी चाहिए, मतलब शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। अगर शिक्षा सबके पास होगी तो कहीं ना कहीं वो हर बात को सोच समझ के करेगा,
जनन की प्रक्रिया संतान को जन्म देने से पहले कई बार सोचेगा कि आखिर ज़्यादा संतान करने से क्या नुकसान हो सकते हैं, तो हम दो हमारे दो के नारे के हिसाब से वो अपना काम करता है तो अच्छा है। बात कर लेते हैं कि सरकार की योजना पर गौर करना। यानी डाल सकते हैं सरकार की योजना, सरकार ने जो भी योजना निकाली है उसके हिसाब से ही हमें अपने परिवार को रखना है। और कर लेते हैं कि हमें गर्भ निरोधकों का उपयोग करना है। गर्भ निरोधक तो मेन टॉपिक है। अगर भाई आपको निषेचन वगैरह सेक्स वगैरह करना है तो उस गर्भ निरोधकों का उपयोग करेंगे तो उस वक्त भी संतान का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं गर्भ निरोधक ही अगला पॉइंट है। गर्भ निरोधक ही अगला पॉइंट है। देखो वीडियो इस वक्त हमारे पास वो इतना समय नहीं जो आपको डीपली में बता सकूं, क्योंकि परीक्षा आपके करीब है। आपको जो बताना का मेरे बताने का उद्देश्य है कि आपको सिर्फ दिमाग में मेरी बात रह जाए कि कहीं ना कहीं बायोलॉजी के बारे में आप कुछ ना कुछ उस प्रश्न के बारे में लिख पाएँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो इससे पहले आपने क्या पढ़ा, कितना सेव कर रखा दिमाग में मुझे नहीं पता। मैं उन बच्चों की सहायता करना चाहता हूँ जो बच्चे परेशान हैं, बायोलॉजी को लेकर परेशान हैं, केमिस्ट्री को लेकर परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ रहे होंगे और परीक्षा में इसे सही से लिख पाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो गर्भ निरोधक की बात कर लें। अभी मैंने कहा था कि जन्म नियंत्रण मतलब बच्चे को नियंत्रण करने के जो भी उपाय होंगे, मतलब जनन प्रक्रिया को नियंत्रण करने के जो भी उपाय होंगे वो गर्भ निरोधक कहलाते हैं। मैं सीधा सीधा ये कहता हूँ, जो भी बच्चा होता है और उसे रोकने के लिए हम जो भी उपाय करें, बच्चा ना हो उसे रोकने के लिए जो भी उपाय करेंगे वो गर्भ निरोधक। जैसे बहुत सारी गोलियां चल रही हैं, निषेचन के बाद वो गोलियां खा ली जाती हैं तो निषेचन रुक जाता है। निषेचन का मतलब है कि जो अंडाणु शुक्राणु जो मिलते हैं वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये गोलियां काम कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी गोलियां हैं, 90-72 इंजेक्शन इंजेक्ट भी किए जाते हैं। और कुछ विधि ऐसी भी हैं जिसे स्थायी विधि मानेंगे, जैसे नलिकाबंदी और नसबंदी। ठीक है, तो पुरुषों में नसबंदी बोली जाती है और महिलाओं में नलिकाबंदी के नाम से ये स्थायी विधियाँ। और इस पॉइंट को अच्छे से दिमाग में डाल लो कि परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि गर्भ निरोधक की 2 स्थायी विधियाँ बताइए। तो पुरुषों में नसबंदी होती है और महिलाओं में नलिकाबंदी होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे बता सकते हैं। तो सीधे सीधे बताओ कि जनन को सीमित रखना है या मतलब जनन को रोकने की प्रक्रिया या जन्म के रोकने की प्रक्रिया। ठीक है, तो वही गर्भ निरोधक होती है। जैसे कॉपर की गोलियां होती है, साइली, बहुत सी गोलियां होती हैं। अब बच्चे समझदार हैं, स्कूल में पढ़ा है, सब बच्चे से अच्छे से जाता है, सभी को अच्छे से पता है। वंध्यता लेटेस्ट प्रश्न है, खूब पूछा जाता है इसे। वंध्यता अगर मैं ये बात कहूँ कि जिन स्त्रियों की संतान नहीं हो रही है, चाहे वो गर्भाशय की वजह से समस्या है या अंडाणु बनने की समस्या है, तो ये सारी समस्याओं में जो स्त्री परेशान रहती है और या उसकी संतान का जन्म नहीं हो रहा है, तो लोग उन्हें बाध्यता के नाम से पुकारते हैं। हम सीधा सीधा कह सकते हैं आपकी भाषा में, उन्हें लोग बाँझ के नाम से पुकारते हैं जिन स्त्रियों के बच्चे पैदा नहीं होते हैं। ठीक है, तो यही आपके है। बात कर लेते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ। पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ का मतलब ये होता है कि ऐसी प्रौद्योगिकियाँ, जनन प्रौद्योगिकियाँ जो स्त्री के बच्चे का जन्म नहीं होता है और ये उस प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उस स्त्री के बच्चे का जन्म कराने में सहायक होती हैं। या गर्भाशय में बच्चा नहीं रुकता तो उस गर्भाशय में बच्चा रोकने में सहायक होती हैं, चाहे वो किसी के माध्यम से। अभी अभी आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा कैसे होता है। तो यही जनन प्रौद्योगिकियाँ होती हैं। मतलब अगर जो भी स्त्री बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है किसी कारण से, तो वो ये प्रौद्योगिकियाँ का काम ही है उस स्त्री को बच्चे को जन्म दिलाने की प्रक्रिया है, उसके गर्भाशय में बच्चे को ठहराव करने की प्रक्रिया होती है जनन प्रौद्योगिकियाँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अगली, यौन संचारित रोग। ये प्रौद्योगिकियाँ इधर लिख रखी हैं, मैं इन्हें बताता हूँ, तो इससे हम बाद में बताते हैं। पहले प्रौद्योगिकियों की ही बात कर लेता है। तो पहले आईवीएफ। तो आईवीएफ इसे परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब कार्यक्रम से नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी देखा माँ के अंडाणु नहीं बनते या पुरुष के शुक्राणु बनने में कमज़ोर होते हैं, तो कहीं ना कहीं जब पुरुष के शुक्राणु नहीं बनेंगे तो अंडाणु के साथ मिलाप नहीं होगा तो बच्चा
नहीं बनेगा तो क्या किया जाता है, लैब के माध्यम से शुक्राणु पुरुष से निकाल लिए जाते हैं। अगर पुरुष में कमी होती तो पुरुष के शुक्राणु निकाल लिए जाते हैं और इंजेक्शन के माध्यम से फैलोपियन नलिका में छोड़े जाते हैं। इसके माध्यम से अंडाणु और अंडाणु और शुक्राणु का मिलाप करा के फैलोपियन नलिका में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे कि स्त्री का गर्भ ठहर जाता है, मतलब भ्रूण का विकास हो जाता है। या हम इससे कहें कि कभी कभी अंडाणु नहीं बन रहे होते हैं, तो अंडाणु नहीं बन रहे थे तो किसी स्त्री दूसरे दाता स्त्री किसी दूसरे के अंडाणु लेके और पुरुष के शुक्राणु के साथ मिला दिया जाता है और वो शुक्राणु मादा के फैलोपियन नलिका में छोड़ दिया जाता है, जिससे भी गर्भ का ठहराव हो सकता है। इसके बाद कर लेते हैं गिफ्ट। इसका फुल फॉर्म खूब पूछा जाता है गिफ्ट का, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब फिर जिप्ट की बात कर लें, जाइगोट इंट्रा, सिर्फ इतना बदलना, इसमें गैमीट है इसमें जाइगोट है, बाकी सब सेम है। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है। तो ये फुल फॉर्म होता है। गिफ्ट की बात कर लेते हैं, गिफ्ट। तो गिफ्ट वो विधि है, इसमें क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि किसी दूसरे स्त्री से, अभी आपने चोरी चोरी चुपके चुपके एक मूवी है जो सलमान खान की जो वाइफ होती है उसके बच्चा नहीं होता है, तो वो एक दूसरी जो प्रीति चिंटा का रोल कर रही होती है वो दूसरी लेडी के साथ निषेचन वगैरह करता है। तो उसे कहता है कि अपने गर्भाशय में मेरा बच्चा पाल लीजिए, मतलब ठहरा लीजिए। तो सलमान खान उसके साथ निषेचन वगैरह करता है तो प्रीति चिंटा के पेट में वो बच्चा रुक जाता है। तो यही एक विधि गिफ्ट कहलाती है। समझ आई मेरी बात? मेरा समझाने का मतलब ये था कि आपने मूवी देखी थी चोरी चोरी चुपके से, तो वो सलमान खान का बच्चा वो अपने पेट में रखती है, तो ये गिफ्ट होता है। इसी को कहते हैं कि अगर कोई स्त्री असमर्थ होती है गर्भाशय से संबंध या अंडाणु बनाने में, तो वो किसी अन्य स्त्री के साथ सेक्स करता है, उससे कहता है कि मैं आपके गर्भाशय में अपना बच्चा ठहराना चाहता हूँ, तो जो भी प्रॉब्लम मतलब है वो तो देख लिया जाएगा, लेकिन इस प्रकार की जो मतलब कार्यक्रम होता है वो उसे गिफ्ट में। इसमें और भी एक हो सकता है, इसमें भी अगर बात कर लें कि कभी कभी अंडाणु या शुक्राणु दोनों नहीं बनते हैं पुरुषों में, या किसी एक बनते हैं या किसी एक नहीं बनते हैं, तो कहीं ना कहीं लैब में उसको कंप्लीट करा के फैलोपियन नलिका में छोड़ जाते हैं। अगर मैं बात करूं आईवीएफ और इसमें ज़्यादा फर्क तो नहीं है, दोनों तीनों ही जनन की प्रौद्योगिकी। और ये अगर जिप्ट की बात करूं तो जिप्ट को आपको इससे ही याद करना है। जिफ्ट की बात करूं तो आईवीएफ से ही पढ़ लेना, क्योंकि ये टेस्ट ट्यूब परखनली शिशु कार्यक्रम पर चली थी। हमने ये बताया था जिन स्त्रियों के संतान पैदा नहीं होती हैं तो प्रौद्योगिकी के माध्यम से अगर शुक्राणु की प्रॉब्लम तो शुक्राणु को लिया जाता है, अगर अंडाणु की प्रॉब्लम है तो अंडाणु को लिया जाता है और उनका लैब में एक वो कर लिया जाता है, भ्रूण का निर्माण किया और भ्रूण को हम फैलोपियन नलिका में मतलब वो छोड़ देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि जिस स्त्री की संतान पैदा नहीं होती है उसके भी पैदा हो जाती है। तो इसमें थोड़ा फ़र्क है गिफ्ट में। हमने गिफ्ट में अभी चोरी चोरी चुप चुप के मूवी के बारे में बताया था, उसमें ये जो भी होता है उसके हिसाब से ये फिट बैठती है, मतलब गिफ्ट तो यही होता है। ठीक है, तो जैसे उसने वो उस बच्चे को गिफ्ट देती है तो इसी प्रकार को इसे गिफ्ट बोला गया, इसीलिए इसे गिफ्ट बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ। अरे यहाँ अभी एक मेरा एक प्रश्न और बचा हुआ है, यौन संचारित रोग। तो यौन संचारित रोग को पढ़ लेते हैं। यौन संचारित रोग जो यौन के माध्यम से या निषेचन के माध्यम से जो भी रोग फैलते हैं वो यौन संचारित रोग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो सरल सी बात थी। जैसे अब दो रोगों के नाम बता सकते हैं, बढ़ानता हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिफिलिस हो गया। ठीक है, तो बढ़ानता की अगर बात कर लें, बढ़ानता वो रोग होता है जो कभी कभी जो व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें लाल और हरे रंग का फर्क नहीं होता है, आंखों में उन्हें अगर हो सकता है लाल जल रहा हो तो उन्हें हरा दिखाई दे, कभी कभी हरा जल रहा वो उन्हें लाल दिखाई देगा। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी ट्रेन का ड्राइवर नहीं बनाया जाता, ये खूब पूछ लिया जाता है। बात कर लेते हैं हीमोफीलिया की। इसे ब्लीडिंग जो खून बहता है ना, ब्लीडर, तो ब्लीडर रोग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसे हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, तो इससे बस इतना ही समझाना था। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये आप नहीं मेरी भाषा समझ पाए हैं तो अपने की कॉपी से पढ़ लेना, यहाँ से ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस लेसन से। तो कल अगला लेसन लेके आने वाला हूँ और आप लोगों की तैयारी अच्छी हो जाए, बस यही दुआ है मेरी। बात मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा।